मिडिल ईस्ट धधक रहा है और दुनिया सहमी हुई है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल कसम खा चुका है कि वो ईरान को मिट्टी में मिला दे। ईरान भी धमकी दे रहा है कि वो पीछे हटने वाली कौम नहीं, तो इजराइल के हर हमले का जवाब जरूर देगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद इजराइल बदले की आग में धधक रहा है। इजराइल फोर्सेस अपने दुश्मनों को तबाह करने पर आमदा हो चुके हैं। गाजा से लेकर लेबनान तक रोजाना ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इजराइल 7 मोर्चे पर एक साथ जंग लड़ने का ऐलान कर चुका है। ईरानी मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और ऐसा भी माना जा रहा है कि किसी भी दिन इजरायली सेनाएं ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकती है। ईरान के सैन्य ठिकाने तेल भंडार ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर साइट पर भी खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के इरादे कितने खतरनाक हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें जो अभी साथ में स्क्रीन पे चल रही हैं वो आपको जवाब दे रही हैं। इसी 27 सितंबर की बात है। संयुक्त राष्ट्र यानी जनरल असेंबली का सत्र चल रहा था। मानवता, मानवाधिकार, तरक्की, शांति और पर्यावरण, इन तमाम बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा हो रही थी और तभी सबकी नजरें टिक गईं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके हाथ में मौजूद 2 तस्वीरों के ऊपर। ये तस्वीरें कुछ और नहीं, दरअसल पश्चिम एशिया के 2 नक्शे थे। बाएं हाथ वाले नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत जैसे देश हरे रंग के साथ मौजूद थे और वहीं नेतन्याहू ने इन्हें दुनिया के लिए द ब्लेसिंग यानी वरदान बताया, जबकि उनके दाएं हाथ में जो नक्शा था उसमें थे ईरान, इराक, सीरिया और यमन और ये सभी देश काले रंग से रंगे हुए। नेतन्याहू ने इन्हें दुनिया के लिए द कर्स यानी श्राप करार दिया था। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम थी क्योंकि हमास के साथ युद्ध होने के बाद नेतन्याहू पहली दफा संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने पहुंचे और पहुंचे तो उनके हाथ में मौजूद ये तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि युद्ध भले ही गाजा और लेबनान में कहीं लड़ा जा रहा हो, लेकिन असल टकराव तेल अवीव और तेहरान के बीच। शायद इसीलिए यूएन के जिस सभा से शांति की उम्मीद थी, वहां अपनी स्पीच के खत्म होते ही नेतन्याहू ने एक नई जंग का आगाज कर दिया। लेकिन इस बार हिजबुल्लाह के साथ उसके चीफ नसरल्लाह के खात्मे का आदेश देकर और उनके इसी आदेश के बाद से केवल पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया जंग की आशंका से सहमी हुई। ऐसी जंग की आशंका जो परमाणु युद्ध का कारण भी बन सकती। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल कॉरिडोर यानी राजनीति के गलियारों से जुड़ा वो कार्यक्रम जहां खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते हैं, परतों में लिपटी राजनीति की सच्चाई भी बताते हैं और आपको सियासत का हर वो एंगल समझाते हैं जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप देश और देश के नाम पर होने वाली सियासत को बखूबी समझ सकें। लेकिन आज मैं जिस पहलू को डिकोड करने जा रही हूं वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। आज मैं बात पश्चिम एशिया की करूं, जहां ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और जाहिर तौर पर ना सही लेकिन दोनों ही मुल्क परमाणु हैसियत रखते हैं और फिर इसके करीब है। तो फिर इस टकराव के मायने क्या हैं? आखिर हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों से लड़ते लड़ते इजराइल और ईरान जंग के मुहाने पर क्यों आ गया है? पश्चिम एशिया में बीते करीब 4 दशकों से जारी प्रॉक्सी वॉर यानी कि छद्म युद्ध को मुल्कों के बीच सीधी जंग की दहलीज तक कैसे पहुंचा? और यह सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ईरान की खोमेनी हुकूमत भले ही
इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इजराइल को खत्म करने की कस्में खाती रही, लेकिन यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी, और वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कभी जिगरी दोस्त रहे दो मुल्क जानी दुश्मन कैसे बने? क्या इसी दुश्मनी की कोई सुलह कभी मुमकिन है? तो चलिए एक एक सवालों की तहकीकात करें, लेकिन इसके लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। बात 1948 की, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था और हिटलर के हाथों में विभत्स नरसंहार, अमानवीय यातनाएं झेल चुकी यहूदी अपने लिए एक सुरक्षित जगह तलाश रहे थे, उनका अपना देश। और इसी उम्मीद में दुनिया भर के यहूदी भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच मौजूदा इस जगह का रुख करना शुरू कर देते हैं, उस जगह का जो धर्मशास्त्रों के अनुसार उनके पुरखों की जमीन थी, यहूदियों की जन्मस्थली थी। उनकी तलाश खत्म होती है 14 मई 1948 को, जब पश्चिम एशिया की इस धरती पर एक नया देश इजराइल का जन्म होता है। 1948 से पहले तक ये पूरा इलाका फिलिस्तीनी था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था, और यहां रहते थे बहुसंख्यक फिलिस्तीनी अरब। इजराइल बन तो गया था, लेकिन यहूदियों के संघर्ष की कहानी खत्म नहीं हुई थी। इजराइल के चारों तरफ मौजूदा मुस्लिम बाहुल्य अरब देशों को अपने बीच ये यहूदी राष्ट्र कभी पसंद नहीं आए, और विरोध करने वालों में सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक के साथ ईरान भी शामिल था। हालांकि जल्द ही हालात कह लीजिए या जरूरत, जल्द ही इजराइल और ईरान एक दूसरे के करीब आ गए, और ईरान तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश बन गया। वर्ष 1953 में रजा शाह पहलवी के शासन के दौरान तेहरान में इजराइल का दूतावास भी काम करने लगा था, जबकि भारत के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित हुए थे 1992 में, यानी करीब 40 साल बाद। दोनों देशों के रिश्ते के लिए 1979 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका परस्त शाह पहलवी का शासन खत्म हुआ और अयातोल्ला खुमैनी बन गए ईरान के सर्वोच्च नेता। हालांकि ईरान और इराक के रिश्ते इतने बेहतर थे कि इस्लामिक क्रांति के बावजूद 80 के दशक में जब खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई तो इजराइल ने इराक के खिलाफ ईरान को हथियार भी दिए और आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। लेकिन खुमैनी इस्लामिक दुनिया में दबदबा रखने वाले सऊदी अरब को पीछे छोड़कर खुद इस्लामिक दुनिया का अगवा बनना चाहते थे। उस वक्त तब ज्यादातर अरब मुस्लिम अरब जो मुल्क थे वो फिलिस्तीन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुके थे। लिहाजा शिया मुल्क होने के बाद उसके बावजूद ईरान ने सुन्नी फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से लड़ने का फैसला लिया। अब अमेरिका था ईरान का दुश्मन नंबर 1 और इजराइल दुश्मन नंबर 2। ईरान ने इजराइल से सीधे लड़ने की जगह प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना। गाजा और वेस्ट बैंक के इलाके में ईरान ने यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के हाथ मजबूत किए, तो पश्चिम लेबनान ने शिया मलेशिया हिजबुल्लाह के। ये दोनों संगठन ईरान के एक्सेस ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंट का संगठन थे, जो बाद में गाजा में हमास, इस्लामिक जिहाद और यमन में हुतियों तक फैलता रहा। अब इजराइल अलग अलग फ्रंट पर ईरान के साथ ये प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो फिलहाल इजराइल एक साथ 6 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। पहला और दूसरा फ्रंट गाजा और वेस्ट बैंक में हमास के साथ ओपन है, तो वहीं तीसरा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ है। चौथा मोर्चा हुतियों ने खोल रखा है, जबकि 5वां मोर्चा इजराइल का आंतरिक फ्रंट है, जहां वो आतंकवादी हमले से जूझ रहा है, और छठे मोर्चे पर उसका ईरान के साथ सीधा टकराव भी जारी है।
दुनिया जानती है कि इजराइल इस हमले का जवाब दिए बिना चुप नहीं बैठेगा। खुद इजराइल भी ये साफ कर चुका है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि इजराइल ये जवाब किस तरह देगा। और यही अनिश्चितता ही दुनिया की चिंता और मुसीबत का सबब भी है, क्योंकि इजराइल भले ही न मानता हो, लेकिन जानने वाला जानता है कि इजराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ईरान के पास परमाणु बम हो या नहीं, लेकिन बनाने की ताकत जरूर है। यानी जब बात अस्तित्व पर आएगी तो अनिश्चितता से घिरे दो देश क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। मुसीबत यह है कि जंग अगर लंबी खिंची या फिर अपने विभस्त रूप में गई तो फिर पूरी दुनिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ही इसकी जद में होगी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते ताजा तनाव का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के बाजार पर पड़ने की आशंका है और इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है। यह आशंका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद ज्यादा बढ़ गई है। जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के तेल ठिकानों को इजराइल निशाना बना सकता है और अमेरिका में संभावित हमले पर चर्चा हुई है। बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर इजरायली हमले का समर्थन करेगा। बाइडेन ने जवाब दिया, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत 5% बढ़ गई। ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ईरान अपने तेल उत्पादन का करीब आधा निर्यात करता है और इसके प्रमुख बाजारों में चीन भी शामिल है। और इतना ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है, जबकि ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार भी है। और अगर इजराइल ने इसे निशाना बनाया तो दुनिया भर में महंगाई आसमान छूती नजर आएगी। इसीलिए दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि यह हमला सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं होगा। ऐसे हालात में ईरान भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ईरान की 180 मिसाइलों ने जिस तरह से इजराइल के आसमान को भेदा है, उसके बाद इजराइल के अभेद्य होने का गुरूर भी मिसाइलों की आग में उठते धुएं में गुम हो चुका है। इसीलिए इजराइल भी तैयारियों में जुट चुका है। और आज ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं बची, बल्कि ये पुराने और नए दौर के 3 साम्राज्यों की लड़ाई दिखती है, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के देश भी हैं, ईरान भी है और नए युग का साम्राज्य यानी अमेरिका भी। दुनिया एक ऐसे जंग के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है जो उसे बर्बाद भी कर सकती है। चीन हो, रूस जैसे देश ईरान के पीछे नजर आ रहे हैं और अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। तो साम्राज्य की ये लड़ाई अगर भीषण होती है तो दुनिया को तबाह कर सकती है। इस पूरी लड़ाई के पीछे सबसे बड़ी वजह है कारोबार यानी पैसा। दरअसल ईरान दुनिया भर के सबसे पुराने व्यापारिक और संचार नेटवर्क यानी सिल्क रूट का केंद्र है। सिल्क रोड ने हजारों सालों से कई सभ्यताओं को जोड़ा है, लोगों को, संस्कृति और अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया है। इस रूट नेटवर्क ने न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, बल्कि विचारों और संस्कृतियों के परस्पर संबंधों के लिए भी एक आधार प्रदान किया है, जिसने आज हमारी दुनिया के एक हिस्से को आकार दिया है। सिल्क रूट के किनारे रहने वाले लोग अलग अलग संस्कृति, धर्मों और भाषाओं में हैं। अपनी बातचीत के जरिए उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक खड़े हैं जो कारवासेरा, बंदरगाह और शहरों से होकर सिल्क रूट के रास्ते को चिन्हित करते हैं। उस दौर में सिल्क रूट पर कई कीमती सामान की बात कर लें, वस्तुओं का परिवहन, बिक्री और व्यापार होता था। कीमती पत्थर जैसे कि एगेट और फिरोजा, मसाले, नमक, दवा, आभूषण, लेकिन यह रेशम ही था जिसने प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी के अंत तक पश्चिम बाजारों और सभ्यताओं को आकर्षित किया। रेशम की भारी मांग के पीछे का कारण हाई क्वालिटी और शानदार कपड़े और कपड़ों के उत्पादन में व्यापक उपयोग से कहीं ज्यादा था। तब पश्चिम के लोगों को यह नहीं पता था कि रेशम कहां से आता है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि यह सुदूर पूर्व से आता है। अब
इस सिल्क रूट को दोबारा जिंदा कर यूरोप और एशिया के देशों के बीच कारोबार बढ़ाने की कोशिश है। ईरान इसका पुराना केंद्र रहा है, तो उसकी अहमियत भी जाहिर तौर पे बढ़ती नजर आती है। और जाहिर है कि आज जब एक बार फिर उस रूट को जिंदा किया जा रहा है, तो इस इलाके पर वर्चस्व की जंग होकर रहेगी, क्योंकि रूट पर दबदबा उसी का होगा जो बाकी देशों को झुका कर रखेगा। और इसी वजह से कई देश मरने मारने पर उतारू हैं। अनिश्चितता के बादल भारत के बाजारों पर भी हैं और इन परिस्थितियों में भारत को भी दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों ही देशों के साथ काफी अच्छे रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान के भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं, तो वहीं इजराइल के साथ भी इन दिनों भारत के अच्छे डिफेंस साथियों में से एक माना जाता है। इन दोनों ही देशों में भारत और भारतीय कंपनियों का अरबों डॉलर का निवेश है। ईरान के चारबाहार पोर्ट पर भारत का भारी भरकम निवेश है और चारबाहार के जरिए भारत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया तक अपने कारोबार को पहुंचाना चाहता है। अगर भारत को पाकिस्तान के दखल के बिना सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है, यही नहीं, ONGC जैसी भारतीय तेल कंपनियां भी ईरान के साथ मिलकर तेल और गैस के नए सोर्सेज की खोज कर रही हैं और यही साझेदारी दोनों ही मुल्कों के बीच बेहद जरूरी है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते न सिर्फ बनाए रखे हैं, बल्कि ये मजबूत भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त 2023 से 24 के इन 10 महीनों में दोनों देशों के बीच $1.52 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो चुका है और यहां भारत ट्रेड सरप्लस में है। जबकि इजराइल में बात करें तो बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नए मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर 2018-19 की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल जो ट्रेड है वो $5.56 बिलियन तक हो चुका है। तो वहीं 22-23 की अगर बात करें 2022 से 2023 में ये बढ़कर $10.7 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट डबल। भारत आज हथियारों से लेकर कई तरह की क्रूशियल टेक्नोलॉजी के लिए भी इजराइल पर निर्भर है, यानी दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं और दोनों के युद्ध में उलझने से भारत की उलझने भी बढ़ती हैं। एक तरफ तो चुनौती यह है कि वो किसका पक्ष लेगा और किसका नहीं लेगा, और दूसरी ये कि दोनों ही जगह उसके आर्थिक और कारोबारी हित हैं। यही नहीं, भारत ने आने वाले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस इलाके में ये युद्ध हो रहा है वो दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े और बिजी ट्रेड रूट हैं, जहां से सालाना करीब $400 बिलियन का कारोबार होता है। और इसमें पहला है फारस की खाड़ी से होकर गुजरने वाला शिपिंग रूट, जो कि स्ट्रीट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे इराक, ईरान, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब इसी रास्ते से अपना तेल बाकी दुनिया तक पहुंचाते हैं और दुनिया का करीब 30% तेल और नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर बाकी देशों तक पहुंचता है। ये रूट कितना महत्वपूर्ण है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच क्या कुछ इंपैक्ट होगा पूरी दुनिया भर में, शायद आप इसे समझ पाएंगे। जबकि दूसरा रूट है स्वेज नहर और लाल सागर का, जहां से सालाना करीब $1 ट्रिलियन की कीमत का कारोबार होता है और ये रकम मोटामाटी ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% बैठती है। अब स्ट्रीट ऑफ हार्मुज सीधा ईरान के कंट्रोल में है और वो जब चाहे इसे ब्लॉक कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर का रास्ता भी हूतियों के निशाने पर है। अब युद्ध की स्थिति में यमन के ये विद्रोही इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। अब युद्ध होता है तो जाहिर है कि यहां ग्लोबल सप्लाई चेन पर भीषण असर पड़ेगा। तो वहीं भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो कारोबार के दूसरे रास्ते हैं वो ना सिर्फ लंबे हैं बल्कि मुश्किल भी हैं और वहां से कारोबार का मतलब है ज्यादा लागत और ज्यादा वक्त। इससे ना सिर्फ तेल और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि दुनिया में महंगी भी होंगी और पूरी दुनिया, खासकर यूरोप में जिस तरह की मंदी और खराब आर्थिक हालत है, उसके बीच महंगाई की ये नई लहर
कई देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे। ग्लोबल ट्रेड पर असर तो पड़ेगा और जाहिर है हम भी इससे बच नहीं सकेंगे। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल इंपोर्ट करता है और उसका भी करीब 65% हिस्सा फारस की खाड़ी के रास्ते से ही हम तक पहुंचता है। ऐसे में यहां भी तेल से लेकर दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर हर चीज पर दिखेगा। लेकिन बात सिर्फ इंपोर्ट की ही नहीं, एक्सपोर्ट की भी है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और दुनिया में हमारे सामान की डिमांड कम होगी और इसका असर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा पड़ेगा, क्योंकि कम डिमांड मतलब कम उत्पादन और कम उत्पादन का मतलब कम नौकरियां, कम काम। कम नौकरियों का मतलब लोगों के खर्च करने की क्षमता का कम होना और जब लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो बाजार और अर्थव्यवस्था जाहिर तौर पे अफेक्ट होगी। इसका सीधा असर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के हमारे सपने पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर यह युद्ध आर्थिक, मानवीय और सामाजिक चुनौतियों का एक ऐसा भंवर पैदा करेगा जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है। इसीलिए जब आप अपनी स्क्रीन पर युद्ध की ये तस्वीरें देखें, मिसाइलों की लपटें और बम बरसते फाइटर जेट्स की तस्वीरें जब देखकर रोमांचित महसूस कर रहे हों, तब याद रखिएगा कि युद्ध रोमांच नहीं है, युद्ध तबाही लाता है। और इसीलिए दुआ कीजिए कि यह युद्ध रुक जाए ताकि लाखों घर, लाखों लोग बेघर ना हो जाएं, बच्चे स्कूल जा सकें, कब्रगाह न बन जाए बच्चों का स्कूल और लोग आतंकी हमलों से बेफिक्र अपने काम काज के लिए निकल सकें। जानती हूं कि मौजूदा दौर में यह उम्मीद पालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यकीन मानिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो अमन की इस उम्मीद के साथ आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और राजनीतिक किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारत 24 पे। नमस्कार।